हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरीश रावत जी, जो आप सब जानते हैं, इनका चेहरा तो इतना फेमिलियर है, जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं। और उनका चेहरा सिर्फ इसी रूप में नहीं पहचाना जाता, परंतु वो अपनी ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी के भी सबसे वरिष्ठ और सबसे आउटस्पोकन प्रवक्ता भी रह चुके हैं। आज ही जो सब हिंदुस्तान में जिस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है उत्तराखंड की लिस्ट का, और देखिए 70 सीटें हैं और पूरा हिंदुस्तान की आंखें आज चीफ मिनिस्टर पे हैं और उत्तराखंड पे हैं। ये मुझे हैरानगी है। मैं आपसे पूछूंगा सर, ये क्या ये डेविड एंड गुलायत की फिर लड़ाई हो रही है? यहाँ पर कोई गामा पहलवान बैठे हुए हैं जिसके साथ बीजेपी लड़ने को जा रही है कि इतनी यहाँ पर चर्चा मची हुई है, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा मची हुई है? देखिए, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। पॉलिटिकल पार्टीज उम्मीदवार उतारती हैं, हमारे भी 70 उम्मीदवार उतरेंगे चुनाव मैदान में, और हमने प्रक्रिया पूरी कर ली है। कल किन्हीं कारणों से हमने अपने स्ट्रेटेजिकल रीजन से कल जारी नहीं किया, आज हम जारी कर देंगे। और हो सकता है 2-4 नामों को हम रोक करके रखें, लेकिन शेष लिस्ट हम जारी कर देंगे। लिस्ट तो जारी करेंगे, मगर मेन चीज़ ये हो चुकी है ना कि आप इधर आयाराम गयाराम इतने रहे हैं। जैसे कि मोदी जी कहते थे और अमित शाह कहते थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। अभी लग रहा है कि दूसरी ओर ही एक कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रही है। इस पे आप क्या टिप्पणी देंगे? कांग्रेस के दल बदलू युक्त भाजपा हो रही है। भाजपा कहती थी वी आर ए पार्टी विद डिफरेंस, और लोगों ने अंतर कई मामलों में देख लिया है। और ऐसा लगता है ये अंतर जो है अच्छे के बजाय भाजपा के चेहरे को और बदतर दिखा रहा है। कभी एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि वंशवाद नहीं चलेगा, आप अपने पुत्रों को पुत्रियों को उसके लिए सिफारिश न करिए टिकट की। शायद राजनाथ सिंह जी को कॉशन करना चाहते थे कि अपने बेटे के लिए आप टिकट न मांगे। जो भी रहा हो, वो उनके अपनी पार्टी का मामला है। और ताजुब देखिए कि उसी पार्टी ने एक हफ्ता भी नहीं हुआ उत्तराखंड के अंदर अपने उम्मीदवारों में जो दल बदल करके इधर से गए थे, उनके एक करीब आधा दर्जन लोगों को परिवारवाद के आधार पर उतार दिया। और परिवारवाद के आधार पर उतारा ही नहीं, बल्कि एक परिवार के पुत्र और बाप बेटे को ज्वाइन करने के 4 घंटे के अंदर टिकट दे दिया। यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र को दे दिया। नारायण जी तो अपने पुत्र के लिए टिकट मांगने गए थे। मुझे नहीं मालूम है भाजपा ने क्या उस विषय में निर्णय किया है। हमारे तो आदरणीय हैं, लेकिन अभी मैं समझता हूँ तिवारी जी की तरफ से तो बयान है कि वो नहीं शामिल हुए हैं। क्या है भगवान जाने। जनता में ये जो दल बदली जब हो रही है उत्तराखंड में, और आप देखिए कि उत्तराखंड को एक समझिए कि एक निशाना बनाया गया था शुरू से, और जब वो पहला निशाना बना था तो अदालत ने भी एक बहुत ही सख्ती से इसको देखा था एज ए टोटल वायलेशन ऑफ आर्टिकल 356। और आपने जो कहा था वही हुआ। मैं पहला सवाल अपना फिर दोहराऊंगा कि जो हरीश रावत जी हैं, उनको बीजेपी और खासकर मोदी जी, जिन्होंने अपने आप आके वो आप पे निशाना क्यों साध रहे हैं? क्या बात है? उत्तराखंड की 70 सीट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों पड़ गई उनके लिए? मैं तो एक छोटे से राज्य का छोटा सा मुख्यमंत्री हूँ और बड़ी गरीब बैकग्राउंड का व्यक्ति हूँ, और मुझे आश्चर्य है कि देश का प्रधानमंत्री इतने शक्तिशाली व्यक्तित्व क्यों सब, क्योंकि उनके बिना तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। पहले हमारी पार्टी में ज़बरदस्त दल बदल करवा दिया, फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, और राष्ट्रपति शासन एक स्टिंग के आधार पर किया गया। यदि आप जानते हैं यदि स्टिंग के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगने लग जाए तो फिर इस देश के अंदर कोई सरकार महीने भर भी नहीं टिकेगी, फिर तो लोग यही करवाएंगे। तो अदालत ने भी उसकी आलोचना की थी ना। हाँ, इसीलिए हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन ही को ठीक नहीं माना, इसीलिए तो मैं फिर से मुख्यमंत्री बन सका। और ये भी एक फर्स्ट है इन इंडिया के अंदर कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद बर्खास्त मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री बन करके विराजमान हो गया। अब मुझे आश्चर्य नहीं है, क्योंकि अब तो कोई भी गैर भाजपा शासित राज्य ऐसा नहीं है
जहाँ सीबीआई की जांचें नहीं कर रहे हैं। लगता है सीबीआई को अब यही काम सौंपा गया है कि आप जो है जो गैर भाजपा शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्रियों की जांच करिए। नहीं तो व्यापम की जांच तो अभी तक सीबीआई ने की नहीं पूरी, उसको तो सबमिट किया नहीं। जो पीडीएस घोटाला है हमारे रायपुर का, उसकी जांच नहीं हुई है। और जगहों के मुख्यमंत्रियों की जांच नहीं हुई है भाजपा शासित, लेकिन जहां गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, गैर भाजपाई मुख्यमंत्री है, वहाँ सीबीआई दल बल सहित हाजिर है। उसमें एक मैं भी हूँ सम्मिलित। चलिए जो करें। अब उसके बाद हालत ये है कि भाजपा का कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई मुख्यमंत्री न कोई मंत्री ऐसा नहीं है केंद्र का, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री। तो उनकी भी कांग्रेस की शक्ल है ना, नहीं, जो कांग्रेस के बगावती लोग हैं नहीं, वही तो भाजपा की शक्ल बन के आ रहे हैं। हाँ, वो तो है ही है। ये तो बड़ी विडंबना है ना। वो तो है ही है। मैंने कहा ना कि जो पार्टी कहती थी वी आर पार्टी विद डिफरेंस, वो सारा इन्फ्लुएंस जो है दल बदलू से ले रही है। लेकिन सब लोग, ये इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, जब हम एक बहुत ही दुर्घर्ष यातना झेल रहे थे दैवीय आपदा की, इतने घाव लगे थे उत्तराखंड में, कोई उस समय नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा, कोई पैसा नहीं दिया, कोई सहानुभूति नहीं। जब चुनाव घोषित हुआ, सारे भाजपाई दल बदल सहित जो है लठ बल्ट ले करके, तोप तमंचा और रॉकेट लॉन्चर्स ले करके उत्तराखंड में सब ने टारगेट कर रखा है। सर, स्टेट लेवल पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनका कोई चेहरा नहीं है, भाजपा का चेहरा उत्तराखंड में। मगर उनका चेहरा इस वक्त उत्तराखंड में भी मोदी जी है ना। तो आपकी जो लड़ाई है वो मोदी जी के खिलाफ ही है ना। प्रधानमंत्री जी से मैं क्या लड़ सकता हूँ? प्रधानमंत्री का पद ही अपने आप में इतना बड़ा तो शक्तिशाली पद है। वो उतर के आपसे लड़ना क्यों चाह रही है, बताइए। मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं कहीं भी अपने को उनके सामने नहीं देखता, और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मेरे लिए तो जो है, अब भाई क्या करें, लोकतंत्र में चुनाव तो में है, राजनीतिक दल हैं, चुनाव लड़ना है और लड़ेंगे। अब मोदी जी उतरे या कोई और जी उतरे, हाँ, उनको प्रणाम करके उतरेंगे। प्रधानमंत्री एक गार्जियन होता है, संघ राज्यों के लिए वो एक गार्जियन फिगर है। तो उनको हाँ, वो आते हैं राज्य के अंदर, अपनी पार्टी का प्रचार करने आए, स्वागत है। मगर ये सब चीज़ जो डेवलपमेंट उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, ये डेवलपमेंट ने, मैं नहीं समझता किसी की शान बढ़ाई हो, मगर मोदी जी की शान नहीं बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी को कई चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए था, मगर पता नहीं क्या कारण है वो उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रख रहे उत्तराखंड के मामले में। मैं यही पूछना चाह रहा था कि उनकी तरफ से भी, मैं मतलब कि भाजपा की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी अब हमारे सूत्रों के द्वारा सुनाई देता है कि काफ़ी लोग आपसे टिकट मांगने की अब कोशिश कर रहे हैं, उधर से टूट टूट के यहाँ पर आ रहे हैं। क्या ये सच है? और आपकी तरफ हाँ, टिकट देंगे आप? बहुत सारे संदेश हैं, हम देखेंगे हमारी चुनावी रणनीति में जहाँ लाभ होगा तो जरूर देंगे, जरूर विचार करेंगे। कुछ लोग अच्छे भी हैं, उनके अच्छे, बहुत अच्छे लोग हैं। बल्कि कुछ लोगों के टिकट कटने की मुझे बड़ी तकलीफ हुई। जैसे उन्होंने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का टिकट काटा, जो एक भले इंसान है राजनीति के अंदर, नौजवान है, लंबा भविष्य है, उनका टिकट काट दिया। और इस चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता दल बदल करके, ये जो 12-14 दल बदलू लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 12 लोग हैं, 14 लोग हैं, इनको हराएगी जरूर जो है। क्योंकि यदि ये जीत गए तो फिर उत्तराखंड हार जाएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे साधारण से साधारण उम्मीदवार से भी ये चुनाव हारेंगे। इस वक्त जो पोल्स दिखा रहे हैं, पहले तो पोल्स मैंने देखे थे, 38 सीट्स एवरेज, 5 या 4 पोल का जो एवरेज दिखाया गया था वो भाजपा की तरफ दिखा रहे थे। मगर अब जो लेटेस्ट पोल्स दिखा रहे हैं उनमें कहीं 41-42 आपकी तरफ दिखा रहे हैं। आपने कोई अनुमान लगाया है अपनी इंटरनल पोलिंग से? आपकी क्या उम्मीद है? ये मेरी उम्मीद तो यह है कि इस बार लोग राजनीतिक स्थिरता के लिए और ये देखने के लिए कि हरीश रावत ने जो शुरुआतें की हैं, क्योंकि सत्यता यह है कि मेरी गवर्नमेंट ने लीग से हट करके बहुत सारी शुरुआतें की हैं, और वो शुरुआतें की हैं जो लोग राज्य आंदोलन के दिनों में चर्चा करते थे, जो चाहते थे, जिसको लोग उन्हें समूचे रूप में कहा कि उत्तराखंडियत
है, जिस नाम से राज्य बना, जिस नाम से संघर्ष जुटा, मैंने उसी को केंद्र बिंदु मान करके कई शुरुआतें प्रारंभ की हैं। कुछ पूरी हो चुकी हैं, कुछ आधी अधूरी हैं, कुछ लंबी चलेंगी, शुरुआतें हुई हैं उनकी। तो लोग इन शुरुआतों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे। मैं समझता हूं कि लोग इन पहलों के लिए इस समय वोट देंगे और मुझे अच्छा बहुमत देंगे, क्योंकि इस समय तो मुझे जोड़ तोड़ की और जिस बेबसी से सरकार 2.5 साल जो कुछ मैंने झेला है, हे भगवान केदारनाथ आपकी जय हो। आज हम 24 घंटा बिजली देने वाले राज्य में हैं। आज जो 6 राज्य सबसे तेजी से तरक्की कर रहे हैं, उन 6 राज्यों में सम्मिलित हैं। आज हमारी पर कैपिटा जो एवरेज इनकम है वो राष्ट्रीय एवरेज इनकम से लगभग दुगनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो हम एक अच्छे ग्रोथ पाथ पर हैं। मुझे संतोष है कि इन 2.5 सालों में हम जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उनमें भी बहुत अच्छा कर पाए। हम जो एक उत्तराखंडियत से जुड़े हुए सवाल थे उसके लिए भी बहुत सारी पहले कर पाए। अपनी संस्कृति, अपने प्राकृतिक सौंदर्य, अपने शिल्प, अपने खान पान, अपने परंपरागत फसलों आदि आदि सबको जोड़ करके हमने एक लोगों की भावना की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने की कोशिश की है। ये जो आर्थिक और सामाजिक उन्नति का परंपरा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिससे उत्तराखंड जुड़ा हुआ है, जिससे उत्तराखंड की छवि जुड़ी हुई है, उसको आपने बहुत विस्तार रूप में आपने समझाया मुझे अभी। बट इसमें कोई कमी है कि आप इसको प्रोजेक्ट, इसको ज़्यादा इसको ज़्यादा मतलब आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाए हैं देश में, कि आपको इसमें कुछ कमताई लगती है कि जो आपकी वो तो ये 2.5 साल लड़ते लड़ते बीत गया ना। पहले आपदा से लड़ता रहा, आज इतनी ऊंचाई पे केदार धाम 2018 तक मुझे भरोसा है कि मेरे हाथ पे बात रही तो इतनी ऊंचाई पर दुनिया का सबसे भव्यतम धार्मिक नगरी होगी, पूजा नगरी होगी केदारपुरी जो है। लेकिन फिर शारीरिक आपदा झेली, फिर राजनीतिक आपदा झेली, फिर ये सर्जिकल स्ट्राइक डिफेक्शन की झेल रहा हूँ। तो मैं तो सब झेलने में ही रह गया, इसलिए प्रोजेक्शन कभी कर ही नहीं पाया, अपनी बात को कह ही नहीं पाया। और मैंने कोई देश के लिए नहीं कर रहा था, मैं तो अपने छोटे गांव गाड़ गधेरों के लिए कर रहा था, वहाँ के गरीब के लिए कर रहा था। और उस तक बिल्कुल संदेश साफ है। आप एक ही बात से दो बातों से अंदाज लगा लीजिए। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बन करके गया था, 1,74,000 भाई बहनों को विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी 200 रुपया, और आज 1,000 रुपया मिलती है। इन 2 सालों की यात्रा में हमने उसको 1,000 रुपये तक पहुंचाया, बल्कि अब 500 रुपया 65 साल से ऊपर वालों के लिए अनुपातिक वृद्धि के लिए निर्धारित कर दिए। मतलब सर्वाधिक पेंशन राशि देने वाले और सर्वाधिक प्रकार की पेंशनें देने वाले राज्य उत्तराखंड है। और दूसरा, महिला सशक्तिकरण के लिए हमने जितने इनिशिएटिव लिए हैं, एक बच्ची के माँ के गर्भ में से बाहर आने के बाद से लेकर के हम गरीब अभावग्रस्त माँ के साथ खड़े हैं। और हमने महिला सशक्तिकरण का जो मॉडल बनाया है स्वयं सहायता समूह मंगल दलों के माध्यम से, वो अपने आप में एक अभिनव मॉडल है। और मुझे पूरा भरोसा है कि 1 साल के बाद हमारी उस सफलता को देख करके दूसरे राज्य उसका अनुकरण करना चाहेंगे। हमने इंदिरा कैंटीनों के माध्यम से जो सस्ते महिला भोजनालय बनाए हैं, जिनमें परंपरागत खाना परोसा जाता है, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयोग, सफल प्रयोग है। नोटबंदी की मोदी जी ने की है, एक उसका कुछ प्रभाव पड़ा है, और अगर प्रभाव पड़ा है तो वो उसका क्या अनुमान लगाते हैं? और दूसरा कि जो देखिए, एक तरफ से तो आप देखेंगे कि इतने बाढ़, इतने फ्लड्स आ चुके हैं वहाँ पर, बारिश इतनी होती है, उसके बावजूद भी कितने गांव हैं जो अब खाली हो रहे हैं, वहाँ से माइग्रेशन हो रहा है क्योंकि पानी की बहुत समस्या है। डिमोनेटाइजेशन, यदि काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक थी तो उसका परिणाम देश के लिए साफ दिखाई देना चाहिए था। काला धन कितना विदेशों से काला धन अभी आया, 2.5 साल हो गए, मैं बताएं तो यहाँ कौन सा बड़ा काले धन के जखीरेबाज पकड़ा गया? 2, 4, 10, 20 लोगों का। ये तो सर्जिकल स्ट्राइक
अगेंस्ट कॉमन मैन। जिस एक दिन रात को अचानक आपको मालूम पड़ता है कि आपने जो कुछ बचा कुचू करके 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपया घर में रखा है, तो जो इस तरीके की कमाई लोग थे, ये तो उनके खिलाफ हो गए। उनको अचानक मालूम पड़ा कि जो उनके जेब में 500 का नोट है वो काला हो गया है, जो 1,000 का नोट है वो काला हो गया है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि 500 और 1,000 का नोट तो काला हो गया और 2,000 का नोट सफ़ेद हो रहा है। तो ये जो डीमोनेटाइजेशन, ये सर्जिकल स्ट्राइक है, ये आम आदमी के खिलाफ सिद्ध हो रही है, ये किसी पूंजीपति के खिलाफ नहीं हो रही है। और इसका जो लाभ जा रहा है, जाता दिख रहा है भविष्य में भी, वो चंद पूंजीपतियों की तरफ जाता दिख रहा है। मगर इसके बावजूद भी हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं, बशर्ते उससे अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव न पड़ रहा हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बहुत कैलकुलेटेड, बहुत गाइडेड वर्ड में कहा है कि इससे विकास दर में गिरावट आएगी और आनी। मेरे जैसा छोटा राज्य जो है, अपनी वसूलियों में जो हमारी टैक्स आदि की थी, कलेक्शन आदि का, उसका 1,000 रुपया 1,000 करोड़ गवा चुका है। वो दिखना शुरू हो गया। हाँ, दिखना शुरू हो गया। हमारे टैक्स रिसीप्ट लगातार घट गई हैं। जो टूरिस्ट हमारे वहाँ जाड़ू में भी आ रहा था, बुकिंग करवा रखी थी, वो केवल नए साल के मौके पर आया, नहीं तो वो गायब हो गया, वो रह गया। खरीदारियाँ घट गई, वैट से और दूसरी चीज़ों से रिकवरीज बहुत घट गई। तो ये स्थितियाँ सब जगह दिखाई दे रही हैं। मजदूर नहीं दिखाई दे रहा है, काम अफेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर इसका असर पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को एडमिट करें, एक खुले डायलॉग के बाद जो है जो करेक्टिव मेजर्स हैं उनको बोल्डली उठाएं। इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। अब बड़ा मुश्किल ये हो रहा है, आवाज़ उठाइए तो भाजपा के लोग जो है फतवेबाज हो गए। ये भाजपाई जो है वो फतवा जारी कर देते हैं कि ये तो काले धन वाले, ये काले धन वाले, वो फतवा जारी कर देते हैं, ये तो राष्ट्रभक्त नहीं है। मतलब यदि आप डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आप राष्ट्रभक्त नहीं है। तो इसीलिए बेचारा 12 घंटे लगने के बाद भी हर आदमी मुस्करा करके कहता है, हाँ तकलीफ तो बहुत उठानी पड़ी है मगर इसका फायदा होगा। और 60 दिन से तो कभी कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। सहन शक्ति बहुत है। और कई लोगों की, कई गरीबों की मान्यता है कि वो एक सत्याग्रह में जुड़े हुए हैं मोदी साहब के साथ। ये लड़ाई सत्याग्रह की लड़ाई है। और सत्याग्रह में जैसे कि हमने गोरों को हमने यहाँ से हटा दिया था, उसी तरह से इसी सत्याग्रह से आप काले धन को हटा देंगे। अच्छा, इसीलिए उन्होंने नोट से और खादी से गांधी का फोटो हटाना शुरू कर दिया है कि क्योंकि एक ही सत्याग्रही था जिसने अंग्रेजों के राज्य का सूर्य अस्त कर दिया था। तो ये आप काले धन का सूर्य अस्त करने जा रहे हैं, तो ये इसलिए जरूरी है कि सत्याग्रह से अंग्रेजों के सूर्यास्त करने वाली की फोटो हटाई जाए। शायद इसी थ्योरी में हटाई जा रही होगी। देखिए, गांधी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। और ये आपका एक इकोनॉमिक मेजर है और हमारा मानना ये है पॉलिटिकल मेजर है। आपने चुनाव के वक्त वो छांटा, आपके पास बहुत कहने को नहीं था, लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया था, 15 लाख कहाँ गए, 2 करोड़ नौकरियां हर साल की क्या हुआ, ये थाली का खाना सस्ता क्यों नहीं हुआ, किसान के अच्छे दिन क्यों नहीं आए। जब ये सारे सवाल, कहाँ है आपका स्टार्टअप, जब ये सारे सवाल उठाए जाने लग गए, तो इसलिए इट वॉज ए सर्जिकल स्ट्राइक टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द नेशन फ्रॉम वेरियस इश्यूज जो है, जो इशू बन करके राजनीतिक परिदृश्य पर आ रहे थे, उसका अवसर इन चुनावों के ऊपर पड़ता। इसलिए आपने एकदम ये कहा, आओ देखो मैं हूं, क्या मारा छक्का है, चाहे उस छक्के में देश का विकेट उखड़ जाए। आडवाणी जी की, उनके शीर्ष पुरुष हैं, उनके रिसर्च ने और उनके आध्यात्म पुरुष रामदेव जी, आध्यात्म कम योगा कम व्यवसाय पुरुष रामदेव जी ने कहा कि साहब 90% काला धन तो विदेशों में है। बताइए ना, विदेशों से कितना आ गया। जब 90% वहाँ है तो ये सारी सर्जिकल स्ट्राइक 10% काले धन के खिलाफ थी, क्योंकि वो 10% काला धन जो है आपकी, मेरी और कॉमन मैन की जेब में था। वहाँ तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, चलिए अच्छी बात है।
मगर जो ये बड़े बड़े लोग जिनके पास 90%, तुमने ही, तुम्हारी स्टडी ने कहा, उसका क्या हुआ भैया? वो कब आएगा? इंतजार करिए ना। और खुद रूलिंग डिस्पेंसन की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये काला धन जो है जमीनों पर लगा हुआ है। आप मुझे बताइए कि किसी बड़े बिल्डर्स के खिलाफ कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है? कोई रिकवरी हुई है? इन्होंने कहा आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। जिस दिन से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, कश्मीर के अंदर ज़्यादा मौतें हो रही हैं, सैनिक भी हों और नागरिक नागरिक हों या न, सबको मालूम है जो आतंकवाद कहाँ से फंडेड है, उसका पैसा, उसका स्रोत क्या है। वो ये नोट तो कन्वर्ट होते हैं, बाकी तो इंटरनेशनल मनी उनके पास आ रहा है। तो आप किसको ये सब चीज़ें बता रहे हैं? एकाएक कहना अच्छा लगता है, मगर चीज़ें धरती बोल रही है ना, कि धरती में क्या उसका असर पड़ रहा है। क्या यदि कश्मीर में आतंकवाद समाप्त करने के लिए नोटबंदी जरूरी है, तो मोदी जी हम प्रार्थना करेंगे आपसे कि आप 100 रुपये और 10 रुपये 50 रुपये का नोट भी बदल दीजिए। देश भूखा रह लेगा मगर कश्मीर शांत हो जाए। मगर कश्मीर तो और अशांत हो रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ जो हमने अभियान चलाया था, उसने कंट्रोल कर दिया था। भगवान करे और अच्छा हो और कंट्रोल हो, लेकिन लगता नहीं है। देखिए, जुमलों से ये सब चीज़ों का समाधान नहीं निकलेगा एक रोड मैप से, एक इकोनॉमिक थिंकिंग से। और अच्छा है, मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि ये नोटबंदी एक परफेक्ट होमवर्क के आधार पर की गई हो, और यदि ये परफेक्ट होमवर्क के आधार पर नहीं की गई है तो ये इट इज गोइंग टू बी डिजास्टर्स फॉर इंडियन इकोनॉमी। नाउ कमिंग टू वन ऑफ उत्तराखंड मेन प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर। तो एक तरफ से जैसे कि जो चिपको मूवमेंट के जिसकी स्थापना की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने, मैं उनको अच्छी तरह से जानता था उस टाइम पे 1980s में। और वो ये कहते थे कि अगर इकोलॉजी, पर्यावरण को प्रोटेक्ट ना किया जाए, ये फ्लड्स भी होंगे और ड्राउट्स भी होंगी और पानी की कमताई भी हो जाएगी। जो उन्होंने कहा था उस टाइम पे वो सच निकल रहा है। देखिए पौड़ी में देखिए, गांव में पानी की समस्या है और नौजवान पानी की समस्या को देख के छोड़ के गाँव को छोड़ के भाग रहे हैं। तो इस पे आपने नज़र रखी है और इसका क्या समाधान है? इस समय मैं अपने 4 कदमों का जिक्र करना चाहूँगा। एक, मैं वृक्षारोपण पर, चौड़ी पत्ती के वृक्ष लगाने पर, जिसमें चारा प्रजाति के भी वृक्ष हैं, फॉडर ट्रीज भी हैं, उन पर 300 रुपया और 400 रुपया बोनस देता हूँ। मैंने एक स्कीम बनाई है हरियाली की, और पहला देश में राज्य है जो दे रहा है। दूसरा, मैं वाटर बोनस दे रहा हूँ। मैंने कहा कि बरसाती पानी को, मेरा लक्ष्य है कि 30% पानी को मैं उत्तराखंड के गाढ़ गधेरों में रोकूंगा। 1000 पोखड़े बनवाए जंगलों में जो है पानी को इकट्ठा करने, ताकि जानवर भी पी सकें और वो पानी जो है वहीं एब्जॉर्ब होकर के ज़मीन को नम रख सके, और ये जो आग लगने की घटनाएं हो रही हैं इसको थोड़ा सा नियंत्रित किया जा सके। तीसरा, एक लोकल प्रजाति की गाय को डेवलप करने का मैंने प्रोजेक्ट चलाया है चंपावत में, और 4 रुपया पर लीटर दूध पर बोनस दे रहा हूं जो दुग्ध संघ में आता है। चौथा, मडुआ, झुंगरा, कुलत आदि जो परंपरागत दालें या परंपरागत वहाँ के अनाज हैं, उन पर मैं बोनस भी दे रहा हूँ, कल्टीवेशन बोनस भी दे रहा हूँ, परचेज बोनस भी दे रहा हूँ, और उनका मैंने खरीद मूल्य भी निर्धारित कर दिया है। कारण ये था कि खेत जुत नहीं रहे थे। जब खेत नहीं जुतेंगे तो पानी पर्कुलेट नहीं करेगा, बरसात का नीचे जो है स्प्रिंग सूख जाएंगे। गंगा, यमुना आदि के लिए पानी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी जो सहायक धाराएं हैं वो धाराएं पल्वित हों, और उसके लिए मैंने खेत जुते, उसके लिए मैंने जो है ये परंपरागत फसलों को प्रोत्साहन देना शुरू किया। एक्विफर्स उससे भरते हैं। हाँ, उसी से भरेगा। तो ये काम किया मैंने, वो सारे इनिशिएटिव उत्तराखंड के अंदर प्रारंभ किए हैं। आज मेरा राज्य जो है, जहाँ से गंगा यमुना निकलती है, जो सारे उत्तरी भारत को पानी दे रहा है, वो राज्य पानी के बिना तड़प रहा है, स्टार्व कर रहा है।
तो मैं उसका सॉल्यूशन अपने ढंग से उत्तराखंडी सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। मैं 2020 तक जो पलायन है, डिस्ट्रेस पलायन, आई एम नॉट अगेंस्ट क्वालिफाइड पलायन, मेरे बच्चे पढ़े या अच्छे गुणी हों, देश और दुनिया में जाएं, मैं उसके लिए अलग से काम कर रहा हूँ। मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपने एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को डेवलप कर रहा हूँ। दैट इज ए सेपरेट प्लान। लेकिन डिस्ट्रेस पलायन जो गरीबी के कारण, बेबसी के कारण हो रहा है, मैं उसको वहीं रोकूंगा और वहीं अवसर पैदा करूंगा। 2022 तक आप देखिएगा, कभी आएगा उत्तराखंड, मैं रिवर्स पलायन की स्थिति पैदा करूंगा। एंड उसके लिए पूरे एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को मैं नहीं कहूँगा, मगर अलग अलग तरीके की सैकड़ों शुरुआतें हमने कर दी। अकेले पर्यटन के क्षेत्र में मैंने 100 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं। मैंने खेल को पर्यटन के साथ बहुत तरीके से जोड़ दिया है। अब आज दूर पंचचूली की पहाड़ियों के गोद में जो है माउंट बाइकिंग हो रही है, इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं। अपने बुग्यालों में, दियारा बुग्याल में आप जाएंगे तो आपको बर्फ़ के साथ साथ जो है बटर और दही की, कर्ड एंड बटर फेस्टिवल होता है वहाँ, और खूब एक दूसरे पे कर्ड और वो लगा करके जो है फॉरेनर्स और दूसरे लोग आते हैं और दे एंजॉय विद द स्नो। दैट्स तो हमने बहुत सारी तरीके के, अपने अपने तरीके के, होम स्टे एज नॉट नाउ यूरोपियन कंसेप्ट, इट इज उत्तराखंडी कंसेप्ट ऑल्सो। हमने 2000 लोगों को अपने ही पुराने एबेंडेंट हाउसेज में टिका करके हमने उसका एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उस पर काम, उस पर वर्क है स्टार्टेड। अब आज आपको दूर जो है चीन के, नेपाल के बॉर्डर पर राफ्टिंग करते हुए लोग मिलेंगे। अर्लियर इट यूज्ड टू बी हैपन ओनली इन ऋषिकेश। अच्छा, एक लास्ट सियासी प्रश्न आपसे पूछूंगा। टिकट बट रहे हैं, अब लिस्ट अनाउंस होने वाली है, आप फिर धारचूला से लड़ेंगे या कोई आप मैं धारचूला के लोगों का बहुत ऋणी हूँ, मैं जीवन भर उनका ऋण नहीं उतार सकता। मैं जब भी लड़ा चुनाव, वहाँ के लोगों ने मुझे विजयी बनाया, धारचूला क्षेत्र के, मुनस्यारी क्षेत्र के लोगों ने। लेकिन अब मैं चाहता हूँ, जिस नौजवान ने मेरे लिए एक सीट खाली की थी, वो नौजवान जीत करके आ जाए, मेरे लिए बहुत आवश्यक है। आपने क्षेत्र नहीं चुना अपना अभी? आज मैं अनुमति लूंगा पार्टी से, लड़ूंगा जरूर, लड़ेंगे। और आप अगर जीत हासिल कर पाएँ इस वातावरण में, तो आपको शायद एक जायंट किलर का ओहदा मिल सकता है। कभी सोचा आपने उसके बारे में? मैं लोकतंत्र के एक सिपाही के रूप में ही और उत्तराखंड के एक सेवक के रूप में ही आई एम क्वाइट कंटेंटेड, मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ। हरीश रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती अपना टाइम, और ख़ासकर जैसे कि भीड़ हमने बाहर देखी है, इसको उनसे टाइम लेकर आपने एपीएन को इतना समय दिया, उसके बाद, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।